साइबर सिटी या समंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दिल्ली से सटे गुरुग्राम, जिसे मिलेनियर और हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है, देश भर में आईटी सेक्टर का ड्रीम आशियाना, वो शहर जो हरियाणा को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। इस शहर के ड्रेनेज सिस्टम पर केवल 5 साल में 550 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन चंद घंटों की बारिश ने गुरुग्राम में हुए विकास की पोल खोल कर रख दी है। पूरा गुरुग्राम झील में तब्दील हो गया है। 2 दिन की बारिश के बाद पूरा गुरुग्राम दरिया बना हुआ है। इस पर अभी कोहराम मचा ही है कि कल गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर 15 फीट गहरा गड्ढा बन गया। गड्ढा बनने के कारण इफ्को चौक के पास रोड धंस गई। इसके बाद इस रोड को बंद कर दिया गया है और इसे रिपेयर करने का काम चल रहा है। यहाँ पर करीब 10 फीट चौड़ा और 15 फीट गहरा गड्ढा बना है। ये रोड NHAI के अधीन आ रही है, इसलिए NHAI और GMDA इसकी मरम्मत करा रहे हैं। NHAI का कहना है कि GMDA की सीवर लाइन में लीक होने के कारण गड्ढा बना है। फिलहाल वाहन चालकों के लिए उस इलाके को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है, जबकि GMDA की टीम लीकेज को ठीक करने का काम कर रही है। इसके पहले गुरुग्राम के सुभाष चौक से लेकर राजीव चौक तक पानी में डूबे हुए हैं। सोमवार को गुरुग्राम में हुई बारिश में कई स्कूलों के बच्चे घंटों तक फंसे रहे। बाद में इन बच्चों को रेस्क्यू कर घर पहुंचाया गया। ये तस्वीरें आपको हैरान करेंगी, ये तस्वीरें आपको परेशान करेंगी। आप कहां-कहां टैक्स नहीं देते। आप GST देते हैं, आप रोड टैक्स देते हैं, आप सर्विस टैक्स देते हैं, आप न जाने कौन कौन से टैक्स नहीं देते, और उसके बदले में क्या चाहते हैं किसी भी सरकार या प्रशासन से कि जिस सड़क पर आप चल रहे हो वो सड़क मजबूत हो, आपके घर में जो पानी की सप्लाई हो रही हो वो पानी साफ हो, जो बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं 24 घंटे आपको बिजली मुहैया हो। लेकिन जब सड़कों का हाल ऐसा होगा तो प्रशासन से सवाल पूछा जाएगा कि क्या ऐसी सड़कों के लिए एक आम आदमी टैक्स भरता है? जब सड़क पर इतने मोटे मोटे बड़े बड़े गहरे गड्ढे हो जाए, जान के ऊपर आफत बन जाए, सड़क पर ऐसे खाई तैयार हो जाए कि ऐसी सड़क के लिए प्रशासन को टैक्स दिया जाता है, सरकारों को टैक्स दिया जाता है। बारिश हुई नहीं कि गुरुग्राम की सड़कें तालाब बन जाती हैं, पानी हटे तो गड्ढा हो जाता है। स्कूल से बच्चे छुट्टी पर घर के लिए निकले, 5-5, 6-6 घंटे सड़क पर फंस गए। क्या ऐसी व्यवस्था के लिए आम इंसान, एक नौकरी पेशा इंसान सरकार को टैक्स देता है? क्या ऐसे मोटे मोटे गड्ढे वाली सड़कों पर वो यात्रा करे, अपनी जान को जोखिम में डाले? तो ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं और सवालों को उठाने वाली हैं। आप सोचिए, गुरुग्राम पर इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए 550 करोड़ रुपए का खर्च किया जाता है, लेकिन वो करोड़ों रुपए कैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं, ये गड्ढा बताने के लिए काफी है। सड़क के बीचों बीच ये गड्ढा हो गया, खाईनुमा गड्ढा बन गया। हालांकि बैरिकेडिंग करके अब इस गड्ढे को ढकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस लापरवाही को नहीं ढका जा सकता जो लगातार प्रशासन की तरफ से, सरकारों की तरफ से की जाती है, और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। गुरुग्राम में इफ्को चौक पर रोड धंसने पर NHAI का बड़ा बयान सामने आया। NHAI ने माना है कि इस गड्ढे के कारण आसपास की इमारतों को खतरा है। NHAI ने बयान जारी कर कहा कि GMDA और NHAI इसका साझा सर्वे करा रहे हैं। यह पोस्ट जो है वो ऑफिशियल पोस्ट है, वो मैं आपके सामने रख दे रही हूं। NHAI की तरफ से ये कहा गया है, ये एक इंफॉर्मेशन जारी की गई है कि इफ्को चौक पर ये जो कुछ भी हुआ उससे ना सिर्फ इस सड़क और इस सड़क के आसपास बने हुए तमाम इमारतों को बड़ा नुकसान हो सकता है। सीवर लाइन में लीकेज से बना है ये बड़ा सा गड्ढा। अब इसकी जॉइंट कमेटी बनाकर जांच करवाई जाएगी, पर सवाल ये है कि ये हो क्यों जाता है? पहले से ही सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए रोड का निर्माण क्यों नहीं होता है? इस वक्त इफ्को चौक कोई रोड नहीं बल्कि डेंजर जोन नजर आ रही है, और हालात तो ये हैं, ग्राउंड जीरो पर सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा है जिसे ढक भले ही दिया गया हो, लेकिन प्रशासन की नाकामी को ढका नहीं जा सकता। आप देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। गुरुग्राम एक साइबर सिटी है। यहाँ बिग 4 कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डिलॉयट जैसी बड़ी बड़ी IT कंपनियां यहाँ बनी हुई है। गुरुग्राम में यूनिकॉर्न के फाउंडर्स रहते हैं,
गुरुग्राम में 200 करोड़ का एक फ्लैट बिकता है, लेकिन गुरुग्राम की दूसरी तस्वीर भी है। गुरुग्राम की दूसरी तस्वीर है ये फटे हुए नाले और ये धसी हुई सड़क। ये पहली बार गुरुग्राम में नहीं हुआ है कि कोई सड़क फट गई हो और ऐसे 20 फीट का एक गड्ढा बन गया हो। आपको समझाने के लिए कि अभी हम कहाँ पे हैं, तो इस समय हम गुरुग्राम के इफ्को चौक से 200 मीटर की दूरी पर है और ये सर्विस लेन है और इसके ठीक ऊपर जयपुर हाईवे है। यानी ये एक गुरुग्राम की महत्वपूर्ण सड़क है जो कल देर रात यहाँ पर धंस गई। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो नीचे मास्टर सीवेज लाइन थी वो फट गई, धीरे धीरे पानी रिसता गया और सड़क इतनी कमजोर थी कि सड़क यहाँ पर धंसनी शुरू हो गई। पहले 4 से 5 फीट का गड्ढा हुआ और उसके बाद ये गड्ढा इतना बड़ा हो गया कि इसने 20 फुट का एक शेप ले ली। फिलहाल आप देखेंगे कि इस गड्ढे से पानी निकालने का काम किया जा रहा है, लेकिन ये पानी किस तरीके से निकाला जा रहा है? बाल्टी की मदद से। यहाँ पे पंपिंग मशीन लगाई हुई है, जेसीबी आई हुई है, लेकिन फिर भी मैन्युअली यहाँ पर एक एक बाल्टी को भर के इस पानी को निकाला जा रहा है। इतनी ही लचर व्यवस्था है फिलहाल गुरुग्राम की, क्योंकि गुरुग्राम में सभी ड्रेनेज सिस्टम फेल हो चुके हैं। अब देखिए, गुरुग्राम जिसे साइबर सिटी कहते हैं, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं, हाई राइज इमारतें हैं, लेकिन जरा सी बारिश होते ही शहर की पहचान बदल जाती है। ये साइबर सिटी से समंदर सिटी बन जाता है। साल 2018 में भी गुरुग्राम ऐसा ही था। साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी जैसे तमगों से नवाजा जाने वाला ये शहर इस मामले में बिल्कुल नहीं बदला। बारिश होती है, उसके बाद सड़कें समंदर में तब्दील हो जाती हैं। 2018 से 2026 आ गया, लेकिन गुरुग्राम की तस्वीर नहीं बदली। आज भी ये शहर वैसे ही डूबता है जैसा पिछले कई सालों से डूबता आ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि बारिश बहुत ज्यादा हो गई हो। इतनी बारिश आमतौर पर गुरुग्राम जैसी सिटी को झेलनी चाहिए, क्योंकि बाकी शहरों से गुरुग्राम का कद कहीं ज्यादा बड़ा है। साइबर सिटी है गुरुग्राम, यहाँ हाई राइज सोसाइटीज हैं, यहाँ रहने का, यहाँ एक फ्लैट खरीदने का, जमीन खरीदने का या घर बसाने का एक सपना आम आदमी के आंखों में होता है। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर हैं, रोजगार के लिए लोग इस शहर में आते हैं। लेकिन इस शहर की वास्तविक स्थिति क्या है वो आप देखिए। चमक धमक से इतर ग्राउंड की स्थिति क्या है वो आप तस्वीरों को देखकर समझिए। चाहे 2018 हो, 19 हो, 20 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, 24, 25 या 26, जब आज हम आपको ये खबर बता रहे हैं, गुरुग्राम की स्थिति कमोवेश एक जैसी ही रहती है। चंद घंटों की बारिश में प्रशासन की नाकामी उजागर हो जाती है। प्रशासन की नाकामी पर जो धूल है वो छट जाती है और सीधे तौर पर यह समझ में आता है कि गुरुग्राम चकाचौंध तो बहुत है, लेकिन वास्तविकता गुरुग्राम की क्या है? वो ये पानी है, ये गड्ढे हैं जो प्रशासन और सरकार की नाकामी को उजागर करते हैं। अब अगर आप समस्याओं को एकदम जड़ में जाकर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो किसी कॉमन मैन के साथ क्या समस्या आती है वो मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। अब कोई कॉमन मैन है, वो ये सोचेगा कि भाई सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा हो गया, वो जाकर किसी एक डिपार्टमेंट में बात करेगा, वो डिपार्टमेंट वाला उसको दूसरे डिपार्टमेंट में भेजेगा कि भाई ये डिपार्टमेंट तो हमारा नहीं है, ये समस्या फलाने की है। मान लीजिए बिजली की समस्या है तो वो बोलेगा ये तो 11 केवी की प्रॉब्लम है, हम तो 33 केवी वाला देखते हैं। कोई 33 केवी वाला देख रहा होगा तो कहेगा हम 11 केवी वाली परेशानी देखते हैं। कोई कहेगा ये तो सिविल का प्रॉब्लम है, कोई ये कहेगा ये हॉर्टिकल्चर का प्रॉब्लम है। अब ये जब ऑफिस फाइल चक्रे काटने लगती है तब समझ में आता है कि ये ऑल टुगेदर पूरी प्रशासनिक लापरवाही है। और लापरवाही तभी दूर हो सकती है जब वो जॉइंट एफर्ट दिखाई दे। अब जब बारिशें होती हैं तब जाकर प्रशासन की पोल खुलती है, तब समझ में आता है कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना वीक था, तब ये समझ में आता है कि ग्राउंड में कहां पर सीवर लाइन में फॉल्ट था जिसकी वजह से ये सीपेज होता रहा और धीरे धीरे अंदर ही अंदर उसने पूरी सड़क को कमजोर बना दिया। तो जब बारीकी से हर चीज को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किसी एक डिपार्टमेंट की लापरवाही पूरे डिपार्टमेंट के लिए, या यूं आप ये कहिए कि इस वक्त NHAI और GDMA मिलकर जो काम करने की कोशिश कर रहा है, जब सड़कें बनती हैं तब इसी तरीके से एक साथ संयोजन के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती, तब ये गड्ढे आते हैं सामने।
अब आइए आपको इफ्को चौक, जहां सड़क में खाईनुमा गड्ढा हो गया है, वो तस्वीर दिखाते हैं। वो कोई मामूली जगह तो है नहीं, यहां से दिल्ली जयपुर हाईवे गुजरता है। ये गड्ढा सर्विस लेन पर बना हुआ है, जो हाईवे से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। अब जरा सोचिए, अगर ये गड्ढा हाईवे पर हुआ होता तो कितना बड़ा हादसा हो जाता, क्योंकि दिल्ली जयपुर हाईवे पर 24 घंटे गाड़ियां फर्राटें भरती हैं। इससे पहले गुड़गांव में ऐसा ही हादसा पहले भी हुआ है, जब एक 10 से 15 फीट का गड्ढा हुआ मेन सड़क में गुड़गांव की, तो उसमें एक महिला की, एक प्रोफेसर की गाड़ी जा गिरी। वो महिला 6 घंटे तक वहां फंसी रही। आसपास के लोगों ने और फिर जेसीबी की मशीन से उस महिला को इसी तरीके के गड्ढे से बाहर निकाला गया था। कल भी जब यहाँ पे गड्ढा हुआ था तो ट्रैफिक चालू था। एक स्कूटी से महिला जा रही थी, जो बाल बाल इस गड्ढे में गिरते हुए बची। एक स्कॉर्पियो इस गड्ढे में गिरने से बची। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन फिलहाल यहाँ की स्थिति ये है कि सड़क को ही बंद कर दिया है। ना लोग आएंगे, ना कोई हादसा होगा। नगर निगम अपनी सुस्ती, अपनी रफ्तार से, धीमी रफ्तार से अब यहाँ से पहले ये करेगा कि यहाँ से ये पानी हटाया जाएगा, और उसके बाद फिर इस सीवर लाइन को दुरुस्त करेंगे और फिर इस सड़क को और इस गड्ढे को बंद कर देंगे। यानी इसमें अभी 1 से 2 दिन का समय लगेगा। तो गुड़गांव वालों के लिए ये सड़क 2 दिन तक बंद रहेगी। गुड़गांव में सबसे ज्यादा लोग टैक्स देते हैं। पर कैपिटल इनकम अब दूसरे नंबर पे पहुंचने वाली है। गुड़गांव में हरियाणा का बेस्ट शहर है। भारत के दूसरे जिले में गुड़गांव आता है, जहां पे तेजी से प्रगति हो रही है। हर कोई गुड़गांव में रह के नौकरी करना चाहता है, लेकिन क्या गुड़गांव रहने लायक है? क्योंकि मॉनसून की थोड़ी सी भी बारिश गुड़गांव झेल नहीं पाता है। ये कहा जाता है कि गुड़गांव में अगर 50 से 70 mm की बारिश हो तो गुड़गांव आधा डूब जाता है, लेकिन अगर गुड़गांव में 30 mm की भी बारिश दर्ज की जाती है तो घुटनों तक पानी आ जाता है, ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है और सड़कें इसी तरीके से गड्ढे में तब्दील हो जाती हैं। अब गुरुग्राम में कहां-कहां सड़कें समंदर बनी हुई है, वो तस्वीरों के साथ आपको दिखाती हूँ। सुभाष चौक, राजीव चौक, मेदांता अंडरपास, सोहना रोड, गोल्फ कोर्स रोड, नरसिंहपुर, शीतला माता रोड। एक बड़ी सड़क आप बताएं जो इसमें छूट गई हो। तकरीबन हर बड़ी सड़क, बड़े चौक की एक ही सी स्थिति है। ये मिलेनियम सिटी नहीं है, वाकई में ये लेक सिटी बन जाती है। जैसे अभी हमारी संवाददाता अनामिका गौड़ बता रही थी कि 30 mm की बारिश हो जाए तो घुटनों से ऊपर पानी आ जाता है। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है। तो गुरुग्राम से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कई सवालों को खड़ा करती हैं। गुरुग्राम से आ रही तस्वीरों को देखकर ये समझा जा सकता है कि प्रशासन सिर्फ और सिर्फ कोरे दावे करता है। हकीकत में कितने गड्ढे हैं इस व्यवस्था में, ये देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। गुरुग्राम पिछले 3 दिन से पानी पानी है। इस शहर के विकास के लिए हर साल योजनाएं बनती हैं और हर साल बारिश में धुल जाती हैं। पिछले 5 साल में गुरुग्राम के ड्रेनेज सिस्टम पर 550 करोड़ से ज्यादा रकम खर्च कर दी गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। दरअसल पूरा गुरुग्राम अरावली के ढलान पर बसा है। यहाँ कुछ साल पहले तक सैकड़ों तालाब और वाटर सिस्टम थे, लेकिन ये सभी गुरुग्राम के विकास की भेंट चढ़ चुके हैं। इन तालाबों और पुराने नालों की जगह पर बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं। पानी निकलने का कोई सिस्टम नहीं है। इसका खामियाजा अब शहर भुगत रहा है। गुरुग्राम में एक बड़ी समस्या ये भी है कि 5 एजेंसियों के बीच तालमेल नहीं होने और इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत नेटवर्क की कमी के चलते सब कुछ होता है। नालों की सफाई ठीक से नहीं कराई जाती, सिर्फ कागजी सफाई कराई जाती है। ये भी एक बड़ी समस्या है। यानी कागजों में तो टेंडर निकाल दिए जाते हैं, कागजों में तो सफाई दिखा दी जाती है, लेकिन वास्तविकता में सफाई के नाम पर करोड़ों पैसे जरूर लूट लिए जाते हैं, लेकिन सफाई नहीं की जाती। गुरुग्राम बारिश के बाद से तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों को सियासत करने से फुर्सत नहीं है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने गुरुग्राम की इस हालत का ठिकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कई सालों से गुरुग्राम में वाटर लॉगिंग हो रही है। इसकी वजह पुराने नालों पर गुरुग्राम का डेवलपमेंट है। अगर गुरुग्राम में जल जमाव रोकना है तो पुराने नाले के नीचे से टनल बनानी होगी। गुड़गांव के अंदर तो कई सालों से वाटर लॉगिंग हो रही है, और जो मेन रीज़न है वाटर लॉगिंग का वो यही है कि जो पुराने परंपरागत नाले थे
जो पहाड़ से पानी को ले जाया करते थे जमुना तक, उनके ऊपर डेवलपमेंट हो गई है। और वो कांग्रेस के टाइम की डेवलपमेंट हुई आज तक हम संभाल रहे हैं। एक ही तरीका है इसको अब आज के दिन ठीक करने का कि जहाँ पर ही पुराने नाले थे उसको अंडरग्राउंड टनल्स बना करके, जैसे कि हम मेट्रो के लिए बनाते हैं, उस तरह के टनल बना करके इस पानी को उसी पुराने रास्तों के मार्फत भेजें। बाकी जो कर रहे हैं अभी फ़िलहाल वो हम बैंड एड की तरफ से कर रहे हैं। थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है, इधर से रोकते हैं तो कहीं और से बच देसी पानी निकल जाता है, तो उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। से जिसकी सरकार हो वो व्यक्ति अगर ऐसी बात करे तो समझा जा सकता है कि गुरुग्राम की स्थिति क्यों होती है। सिर्फ एक दूसरे पर टिप्पणी करना, सिर्फ एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करना, जिम्मेदारियों को ट्रांसफर करना ही बताता है कि गुरुग्राम की स्थिति इतनी लचर क्यों है। गुरुग्राम की कोई सड़क, कोई अंडरपास बारिश की मार से नहीं बच पाता। कुछ ऐसा ही हाल राजीव चौक अंडरपास का है, जहां 10 से 15 फीट तक पानी भर गया है। बारिश हुई तो ये स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया। बच्चे स्विमिंग करने लगे, फुटओवर ब्रिज से छलांग लगाने लगे, मौज मस्ती करने लगे। लेकिन चिंता इस बात को लेकर है कि गुरुग्राम जैसा शहर आखिर जरा सी बारिश में डूब क्यों जाता है। अब ये कल की तस्वीर आप देखिए। अब इस कल की तस्वीर में आप बस इतना भर एक अंदाजा लगाइए, ये बच्चे जो अभी इस पानी में वाटर लॉगिंग में खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एक अगर कोई मैन होल अगर खुला हुआ हो इस पूरे पैच में, तब फिर क्या होगा जरा आप सोच कर देखिए। ये अंडरपास की कहानी है। पुराने नाले के नीचे टनल बनानी होगी, राव इंद्रजीत जी बता रहे हैं। तो भाई 2014 से लेकर 2026 तक आपने टनल बनाने का काम क्यों नहीं किया? अगर कांग्रेस के शासन में ये बड़ी गड़बड़ी हो गई कि पुराने नालों, पुराना ड्रेनेज सिस्टम जो था उसके ऊपर ही डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आ गए और आपके पास ये जानकारी थी, तो आपने ऑल्टरनेटिव व्यवस्था क्या तैयार की? अब एक जगह से पानी निकाल के दूसरी तरफ छोड़ देना, दूसरी जगह से पानी निकाल के तीसरी जगह छोड़ देना, ये तो केवल ट्रांसफर किया जा रहा है वाटर को। आपके पास परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? ये अंडरपास नहीं बल्कि स्विमिंग पूल बन चुका है। बच्चे यहाँ पर तैर रहे हैं क्योंकि करीबन 5 से 6 फीट पानी अभी इस अंडरपास में भी है। अंडर वाटर किया जा रहा है, साथ में जंप किया जा रहा है और ये रास्ता मेदांता अस्पताल की तरफ जाता है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम की तरफ जाता है। और क्योंकि पानी यहाँ पे भरा हुआ है, स्थिति ऐसी है कि अभी भी निकालने का नाम कोई ले नहीं रहा है। ये अंदर का जो पूरा एरिया है वो पूरा चोक्ड है, पूरा डाइवर्जन है वो चोक्ड है। बच्चे इधर इसी में स्विमिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति इस समय जो पूरा का पूरा अंडरपासेस अलग अलग जगहों पर हैं उनका है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ये जब सीवेज सिस्टम चोक्ड हुआ तो उसके बाद जितनी भी स्थिति थी पूरे गुरुग्राम की बहुत ही बदतर हुई, लेकिन कुछ के लिए बहुत ही ये सुविधाजनक हो जाता है। हालांकि पानी गंदा है लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे यहाँ पर स्विमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक सांसद और मंत्री जी का बयान तो हमने आपको सुनवाया था, जो पिछली सरकारों पर ठीकरा फोड़ रहे थे। उनको इस सवाल का जवाब भी देना चाहिए कि जब पिछली सरकारों का ही दोष है तो फिर आपको सत्ता में क्यों लाया गया? सरकार का परिवर्तन जनता ने क्यों किया? अब हरियाणा की मंत्री श्रुति चौधरी का बयान भी आपको सुनवा देते हैं। श्रुति चौधरी का कहना है कि लंबे समय की समस्या है, इसके समाधान में समय लगेगा। अब कितना समय लगेगा इन नेताजी से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि 2014 से लेकर 2026 में हम हैं, 11 साल का वक्त गुजर चुका है। वो देखिए, जैसे अगर आप मेरी विभाग के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एक अलग डिपार्टमेंट है उसके लिए। तो उसके लिए भी मैं देखती हूँ कि सीएम साहब और सारे की सारे मीटिंग्स लेते रहते हैं। और क्योंकि लंबा टाइम की बात है तो इसमें सारी की सारी जो इसके सॉल्यूशंस भी निकालने में टाइम लगेगा। मैं अपने विभाग के बारे में भी जैसे आपको बताऊं, इरिगेशन डिपार्टमेंट का इतना लंबे टाइम से काम नहीं हुआ है, इतना झरझर हालत पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो गई है कि अब उसको एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत बहुत हद तक उसका पूरा नवीनीकरण होगा। तो ये सारी की सारी इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो विजन है और ये इस मामले में स्टॉक लिया है कि किस तरीके से पूरा की पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर हमको इरिगेशन डिपार्टमेंट को कैसे सुधारना है। अब गुरुग्राम का मेन अंडरपास जो कि राजीव चौक इलाके में है, यहाँ से सेक्रेटेरिएट जाने का रास्ता है,
लेकिन बारिश के बाद यहाँ पानी भर गया, वो भी 10 से 15 फीट तक। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि कई घंटों तक यहाँ से पानी निकालने का काम शुरू ही नहीं किया गया। ये कोई स्विमिंग पूल नहीं बल्कि ये मिनी सेक्रेटेरिएट जाने वाला राजीव चौक से मेन अंडरपास है, जो करीबन 10 से 12 फीट पानी में पूरी तरीके से डूब चुका है। हालत ऐसी है कि मेंढक यहाँ पर साफ दिखाई दे रहे हैं और जिस जगह पर हम खड़े हैं वो महज 4 से 5 सीढ़ी है। उसके बाद जो बाकी सारी सीढ़ियां हैं जो नीचे की सतह तक जाती हैं वो पानी में डूबी हुई है। चारों तरफ की स्थिति बिल्कुल सामने है। काफी महंगा और रिहायशी एरिया है ये। उसके अलावा सिविल लाइंस को, सेक्रेटेरिएट को ये एरिया जोड़ता है, लेकिन उसके बावजूद स्थिति काफी खराब है क्योंकि पानी चारों तरफ है और ये बीएसएनएल कॉम्प्लेक्स, नहारपुर और जो ये मेन एरिया है उसको कनेक्ट करता है। हालांकि जैसे ही बारिश खत्म हुई, ऊपर जो वाटर लॉक की स्थिति थी वो तो खत्म हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये ठीक सामने का जो एरिया है जो अंडरपास का है वो अभी भी पानी में सबमर्ज्ड है। यहाँ पर कोशिश भी नहीं की जा रही कि इस पानी को हटा लिया जाए। स्थिति बद से बदतर है। ये उस गुरुग्राम की हालत है जो कि रात की रोशनी में चकाचौंध होके चारों तरफ चमकता है, लेकिन अब यहाँ पर स्थिति खराब है। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि जो मेन ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चले, लेकिन अंडरपास लगभग बंद है। गुरुग्राम के आउटर इलाकों की बात तो छोड़ दीजिए, रिहायशी इलाकों में पानी कितना भरा है वो भी आपको दिखाती हूँ। अपार्टमेंट्स तक पानी है। जरा सोचिए, ये हाल मिलेनियम सिटी का है। स्कूल बसें डूबी हुई हैं, बच्चे फंसे हुए हैं, इलाके पूरी तरीके से जलमग्न है। ये कहा जा सकता है कि पूरी की पूरी गुरुग्राम सिटी, जिसे साइबर सिटी आप कहते हैं, ये तालाब सिटी बन चुकी है, ये समंदर सिटी बन चुकी है, क्योंकि हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। सड़कें बंद हो गई हैं, जो सड़कें चल रही हैं वह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और जहां पर लोग रहते हैं उन इलाकों में भी सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। लाइन से खड़ी हुई ये स्कूल बसेस बता रही हैं कि कैसे रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है, पहिए थम चुके हैं, पानी ज्यादा है, बसेस चल नहीं पा रही हैं और इसी वजह से वो नौनिहाल जो अपने भविष्य के लिए स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, कैसे प्रशासन के नकारेपन की वजह से बीच में ही उन्हें कई घंटों इंतजार करना पड़ता है और कई घंटों के इंतजार के बाद वो अपने घर पहुंचते हैं। अब गुरुग्राम सिटी बार बार क्यों डूबती है, इस प्रश्न का जवाब अगर आप ढूंढेंगे तो नेताओं को सुनकर समझ में आ जाएगा। नेताओं के ऊपर कोई जिम्मेदारी है नहीं, बेशर्मी ऐसी है कि आकर जस्टिफाई किया जाता है, ये बताया जाता है कि कितने सालों से गुरुग्राम में समस्या है, लेकिन इन समस्याओं का समाधान क्या है ये किसी भी नेता के पास कोई जवाब नहीं है। सबसे आसान है अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़िए, पिछली सरकारों को कोसिए और जनता के सामने ठन ठन गोपाल हो जाइए। तस्वीर आप देख लीजिए कैसे एक पूरा का पूरा जो ट्रक है वो पलट गया है, वो पलटा हुआ है, तिरछा हो गया है, टेढ़ा हो गया है, यानी कि धंस गया है गड्ढे में। सड़क की हालत ये है क्योंकि पानी लगातार बढ़ता है, सड़क धंसने लगती है और ये जो ट्रक है ये सड़क में धंस चुका है। ये स्थिति गुरुग्राम की कमोवेश हर इलाके की है। ये 25 तारीख की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप सोचिए सड़क से गुजरना कितना खतरनाक हो गया है। जो लोग सड़कों से गुजर रहे हैं उनके जहन में यही डर सताएगा कि ना जाने कब वो अगले हादसे का शिकार हो जाए। आप केवल तस्वीरें देखते जाइए, कल की तस्वीर, इससे पहले जो बारिशें हुई उसके बाद की तस्वीर। जब 30 mm से ज्यादा बारिश हो जाती है तो घुटनों तक जो सड़कों पर पानी भर जाता है उसकी तस्वीर। आप बस ये रिकॉर्ड बनाकर रखिए और ये रिकॉर्ड जब आप पीछे के सालों के भी देखेंगे तो इससे कुछ अलग नहीं दिखाई देगा। ये सड़कों का हाल है। ऐसी सड़क के लिए आप टैक्स पे करते हैं। घंटों घंटों तक आपके बच्चे स्कूली बस में 5-5, 6-6 घंटे तक अटके रहेंगे सड़क पर। क्यों? क्योंकि पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। इस दिन के लिए आप टैक्स पे करते हैं। ढंग की सड़क मुहैया नहीं कराई जा सकती। अब देखें, ये भी एक स्कूली वैन है और पीछे देखें स्कूली वैन में बच्चे दिखाई दे रहे हैं और पता नहीं कहां पानी के नीचे कौन सा बड़ा गड्ढा आपको मिल जाए, क्या पता, आपकी जान पर खतरा मंडरा रहा है। ये सड़कें नहीं, ये मौत को बुलावा दे रही हैं। बारिश के बाद गुरुग्राम का हर इलाका डूब जाता है, रिहायशी इलाका, बाकी इलाके, सड़कों पर पानी भर जाता है, गाड़ियां डूब जाती हैं। अब ये सब स्कूली छात्राएं हैं, स्कूल खत्म हो जाने के बाद अपने अपने घर जा रही हैं, सब इसी बारिश से होते हुए जा रही हैं। ये तो शुक्र मनाइए इस सड़क पर गड्ढा नहीं दिखाई दे रहा है, वरना जो तस्वीर सामने आ रही है वो वाकई में चिंताजनक है।
ये किस तरीके की टाउन प्लानिंग होती है, ये किस तरीके के सिविल इंजीनियर हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए हैं, ये कौन सी टाउन प्लानिंग है जहां पर इस बात का ही कोई मापदंड नहीं है, कोई पैमाना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है कि अगर बारिश हो जाए, ड्रेनेज ओवरफ्लो हो जाए तो फिर पानी की निकासी कहां से की जा सकती है। अभी जो नेताओं के ही बयान हम सुन रहे हैं, जो रिपोर्टर्स हमें जानकारी दे रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि पुराने जितने ड्रेनेज सिस्टम थे इस शहर के, उन ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर बड़े बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आकर खड़े हो गए। अब वो नाले बंद हो गए हैं। अब पानी जब ज्यादा हो जाता है, ओवरफ्लो होने लगता है, अब ड्रेनेज बंद है, उनके ऊपर इमारतें खड़ी हो गई हैं, तो पानी कहां से निकले, उनमें मलबा भरा हुआ है। गुरुग्राम में महज 1.5 से 2 घंटे की बारिश, मूसलाधार बारिश ने प्रशासन के विकास के दावों की पोल खोलकर रख दी है। पूरा शहर पानी पानी हो गया है। स्कूली बस पानी में डूब गई है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, जितनी पीली बसेस इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सारी स्कूली बसेस हैं। केवल 1 दिन की बारिश ने पोल खोलकर रख दी है। सोचिए जरा, चेरापूंजी में जितनी बारिश होती है, अगर यहां पर हो गई होती तो क्या होता, समंदर बन चुका होता। अभी तो फिर भी ये तालाब दिखाई दे रहा है। बारिश ऐसे वक्त पर हुई, स्कूली बच्चे स्कूल छूटने के बाद अपनी अपनी बसेस से, वैन से घर के लिए रवाना हो रहे थे। सुभाष चौक की ये तस्वीर है और कई चौराहों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। स्कूली बसें बीच रास्ते में ही फंस गई। सोचिए जरा, छोटी गाड़ियां तो वैसे भी यहां से निकलने लायक की स्थिति में नहीं थी, जब इतनी ऊंची ऊंची बस के टायर पूरी तरह से डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। इन छोटे बच्चों के माता पिता कितने परेशान हो रहे होंगे। एक एक फ्लैट करोड़ों का जहां पर बिक रहा है, वहां की सड़कों की हालत क्या है, वो इन तस्वीरों में आपके सामने है। बारिश भले ही थम गई हो, लेकिन साइबर सिटी अभी भी डूबी हुई है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। हालात देखिए, कार को धक्का मारकर लोग ले जा रहे हैं। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिलेनियम सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम के हालात क्या हैं। आज शब्दों से ज्यादा तस्वीरें ही देखें और तस्वीरें ही आपको बता रही होंगी कि गुरुग्राम, जिसे साइबर सिटी के नाम से आप जानते हैं, वो गुरुग्राम जो हाईटेक सिटी है, वो गुरुग्राम जो IT सिटी है, वो गुरुग्राम जो रोजगार के लिए महत्वपूर्ण सिटी है, उस गुरुग्राम की हालत क्या है, उस गुरुग्राम में प्रशासन के नकारेपन का क्या हाल है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। पूरी सड़क पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और जब इस पानी से वाहन होकर गुजरते हैं तो वाहन खराब हो जाते हैं और फिर धक्का मारकर इन्हें ले जाया जाता है, धक्का मारकर इन्हें इनके गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। यही हाल पूरे गुरुग्राम का है, चाहे रिहायशी इलाके हों, चाहे हाईवेज हों, चाहे सड़कें हों, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। और ये गड्ढे हैं उस प्रशासनिक सिस्टम के जो वक्त रहते कदम नहीं उठाते, कागजों पर करोड़ों तो खर्च कर देते हैं, लेकिन वास्तव में जो कुछ होना चाहिए वो शायद नहीं हो पाता है। अब आइए आपको सोमवार की तस्वीर भी दिखाते हैं, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। कई स्कूल बसें पानी में आधे से ज्यादा डूब गईं, इनमें बच्चे बैठे थे। तस्वीरें भी आप देखिए कि बच्चों को इसमें नुकसान भी हो सकता था। ये गुरुग्राम की मेन सड़क है, जहां से रोजाना दर्जनों स्कूली बसें भी गुजरती हैं। लेकिन टाउन प्लानिंग के मामले में गुरुग्राम का क्या हाल है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। स्कूल की बसें सैलाब में फंस गई हैं, सभी अपनी अपनी जगह पर घंटों खड़ी रहीं। ऐसा लगता है मानो अधिकारियों और जिम्मेदार विभागों को कोई फिक्र ही नहीं है। सबने आंखें मूंद ली हैं और एक दूसरे पर जिम्मेदारियों को सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट किया जा रहा है। कोई सामूहिक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और जब पूरा का पूरा सिस्टम पस्त हो जाता है, सरकारें अंधी हो जाती हैं, तो ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो इस वक्त आप गुरुग्राम से देख रहे हैं। आप देखिए, एक के बाद एक कतार में स्कूल बसेस खड़ी हुई हैं और इनके अंदर बच्चे बैठे हुए हैं जो घंटों सड़क पर खड़े रहते हैं। पानी बढ़ता और ये बसेस अगर और ज्यादा डूबती तो बच्चों को और भी ज्यादा नुकसान हो सकता था, क्योंकि आसपास के जो वाहन खड़े हैं उनमें आप देखिए जो गाड़ियां खड़ी हैं वो काफी हद तक डूबी हुई हैं और ये बसेस भी काफी हद तक डूबी हुई हैं। इनमें अगर बच्चों को नुकसान होता तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता? कब तक पिछली सरकारों को ये सरकार जिम्मेदार ठहराती रहेगी और कब तक प्रशासनिक सिस्टम इस बात का रोना रोता रहेगा कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक ना होने की वजह से या प्लान सिटी ना होने की वजह से सब कुछ हो रहा है। इसका वैकल्पिक उपाय क्यों नहीं किया जाता है? सीवर वक्त रहते ठीक क्यों नहीं किए जाते हैं? पानी निकासी का इंतजाम वक्त रहते ठीक क्यों नहीं किया जाता है? 90 mm की बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। इस तस्वीर को गौर से देखिए।
कमर तक पानी दिखाई दे रहा है, कमर तक पानी भर चुका है। ऐसे लग रहा है कि ये साइबर सिटी नहीं है बल्कि कोई नदी या तालाब है। 3 घंटे की बारिश ने पूरे शहर को जाम करके रख दिया। ये देखिए, धक्का मारते हुए इस गाड़ी को यहाँ से निकाला जा रहा है क्योंकि एक बार बोनट में पानी गया, इंजन ठप हो जाता है। अब ये एक और स्कूटी सवार जो है वो भी अपनी लूना को, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ ठीक से, वो भी उसे खींचते हुए लेकर जा रहा है। और दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ रोड पर बड़ी तेजी से ट्रैफिक जा रहा है और दूसरी तरफ की ये तस्वीर देखिए, देख रहे हैं आप, इसी तस्वीर के 2 पहलू को देखिए। एक तरफ इतना पानी भर गया है और दूसरी तरफ से आसानी से गाड़ियां निकलते हुए जा रही हैं। ये कैसी टाउन प्लानिंग है? छोटे छोटे सीवर में जब गंदगी भर जाएगी, मलबा भर जाएगा तो वो ओवरफ्लो होने लगेगा। तब वहां पर ड्रेनेज सिस्टम का काम शुरू होता है। ड्रेनेज सिस्टम से वो पानी की निकासी होनी शुरू होती है। तो सीवर तो चोक्ड हैं ही। और इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मौजूद हैं। क्या कह रहे हैं आपको सीधा लिए चलते हैं। कर्फ्यू और दंगा से मुक्त करके यूपी को चंगा बना दिया गया है। अब हर योजना का केंद्र बिंदु बेटी है, आधी आबादी है। हमारा पहला संकल्प था उत्तर प्रदेश की बेटी को भय मुक्त वातावरण देंगे, उसे अपने विश्वास के दम पर खड़ा होने का पूरा अवसर देंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि हमने जो कहा था बेटी को सुरक्षा की गारंटी देंगे, ये केवल एक फिजिकल सिक्योरिटी नहीं थी, ये मेंटल सिक्योरिटी भी थी, हेल्थ सिक्योरिटी भी थी। आज हमारे पास मिशन शक्ति केंद्र है। हर शहर में एआई बेस्ड सेफ सिटी नेटवर्क है और 1090 ता 112 का इंटीग्रेटेड रिस्पांस सिस्टम भी हमारे पास मौजूद है। बेटी की सुरक्षा में घर के अंदर हो या घर के बाहर कहीं किसी ने सेंध लगाई तो मान करके चलो कि सेंध लगाने वाले के लिए जेल या जहन्नुम में से कोई एक जगह तय हो जाएगी। कोई सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता। और पहली बार उत्तर प्रदेश में, क्या देश में, महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती हुई। ये पहली बार हो पाया है। प्रदेश में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या, यानी 17 में कुल 10,000 महिला पुलिसकर्मी थे, अब ये संख्या पहुंच चुकी है इस समय 45,000। और अभी जो नई भर्ती होने जा रही है, इस भर्ती को अगर हम लेंगे तो ये संख्या पहुंचेगी 50,000 से ज्यादा। पहली बार हो रहा है जब इतनी बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी तैनात हुए हैं। हमने 3 महिला पुलिस बटालियन बनाई है। पहले पीएससी की बटालियन नहीं थी, पिछली सरकारों ने 54 कंपनियां समाप्त कर दी थी क्योंकि दंगाइयों के काल थी पीएससी, तो पिछली सरकारों ने वोट बैंक के लिए पीएससी समाप्त कर दी। हम आए, हमने तो उसका गठन किया ही, 3 महिला पुलिस बटालियन का गठन किया और तीनों का नाम महान वीरांगनाओं के नाम पर। लखनऊ की वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पे, बदायूं की वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पे और गोरखपुर की वीरांगना झलकारीबाई कोरी के नाम पे। तीनों वीरांगनाओं के नाम पे 3 पीएससी बटालियन। पिंक बूथ वन स्टॉप सेंटर, ये भी आज पूरी व्यवस्था की गई है। आज शिकायत दर्ज होने के बाद उसकी ट्रैकिंग, उसकी टाइमलाइन और जवाबदेही की व्यवस्था है। पहले बेटी की सुरक्षा किस्मत पर निर्भर थी, आज वह सिस्टम, डेटा और टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक केवल यह नहीं है कि बेटी घर पहुंचने के बाद सुरक्षित रहे, बल्कि हमारा लक्ष्य है बेटी
घर से निकले, कार्य करे, कारोबार करे और रात में भी अपने अधिकार के साथ सुरक्षित घर लौट सके, ये सरकार गारंटी दे रही है। और इसीलिए महिलाओं को आवश्यक सुरक्षा प्रावधानों के साथ नाइट शिफ्ट में काम करने का अवसर देने के लिए भी हम लोगों ने नीतिगत बदलाव किया है। आज उत्तर प्रदेश में बेटियां नाइट शिफ्ट में भी बिना भय के कार्य कर रही हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 17 के पहले जो बेटियां केवल 12% महिलाएं केवल काम कर पाती थीं, स्वावलंबी थीं, आज उनकी संख्या बढ़कर के 36% से ज्यादा हो गई है। सम्मान तब आता है जब महिला के घर में शौचालय हो, रसोई में धुआं मुक्त ईंधन हो, घर में बिजली हो, नल में जल हो और उसके खाते में सीधे पैसा पहुंचे और विपत्ति के समय सरकार उसके साथ खड़ी हो। स्वच्छ भारत में केवल स्वच्छता का अभियान नहीं था, बल्कि हमारी माताओं, बहनों और बेटियों की गरिमा और उनके स्वावलंबन का भी एक आधार बनी थी। हर घर शौचालय। उज्ज्वला ने केवल महिलाओं को धुएं से राहत नहीं दी, बल्कि उज्ज्वला योजना तमाम प्रकार की उन बीमारियों से जिनमें फेफड़े खराब होते थे, उनसे मुक्ति दी। पक्के घरों ने परिवारों को सुरक्षा दी। जल जीवन मिशन ने घर के पास पानी पहुंचे, इसमें समय और श्रम दोनों की दिशा में एक बड़ा बदलाव किया है। और डीबीटी ने बिचौलियों को हटाकर सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा देना प्रारंभ किया, सीधे उनके खाते में पैसा देना प्रारंभ किया। हमने महिला को जीवन के अलग अलग पड़ावों को भी पॉलिसी सपोर्ट से जोड़ा है। आज हम लोग बेटी के जन्म लेते ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के साथ उस परिवार को जोड़ते हैं। बेटी जन्म लेगी, उसके नाम पे पैसा जाएगा। 1 वर्ष की होगी तो बेटी सभी प्रकार से टीकाओं से आच्छादित है, तो बेटी के नाम पर जैसे ही सभी प्रकार की टीकाओं से आच्छादित हुआ, पैसा चला जाएगा। बेटी 5 वर्ष की हुई, पहली क्लास में प्रवेश हुआ, तो बेटी के नाम पे फिर पैसा जाएगा। बेटी 6ठी क्लास में जाएगी तो भी बेटी के नाम पे पैसा जाएगा। बेटी 9वीं क्लास में जाएगी तो बेटी के नाम पे प्रवेश लेती पैसा जाएगा। बेटी 10वीं के बाद कोई भी डिग्री, डिप्लोमा या आगे की पढ़ाई करना चाहेगी तो भी पैसा जाएगा। यानी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटी को जन्म लेने से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई की सुविधा का एक प्लेटफॉर्म बना है। सामूहिक विवाह योजना ने पिता की चिंताओं को दूर किया है। आज सरकार सामूहिक विवाह योजना में 1 लाख रुपए की सहायता बेटी की शादी के लिए उपलब्ध करवा रही है। निराश्रित महिला पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन में 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को सालाना 12,000 रुपए की सहायता सरकार उपलब्ध करवा रही है। समाजवादी पार्टी कितना पैसा देती थी? समाजवादी पार्टी के समय में 300 रुपया मिलता था। हम 12,000 रुपया सालाना दे रहे हैं और 300 रुपया वो देते थे, उसमें भी आधा पैसा चट कर जाते थे। आज तो लखनऊ में क्लिक करते हैं हम, पैसा सीधे माताओं के खाते में जाता है। कोई इधर उधर बिचौलिया पैसा निकाल ही नहीं सकता। और उसके बाद पैसा खाते से निकाला तो उसको जेल जरूर जाएगा फिर वो। यानी ये सफाई वहां डकैती डाल देते थे, हमने डकैती डालने का भी अवसर इनको नहीं दिया है। और अभी हम लोग यानी अभी तो बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक और आगे भी सरकार हमेशा उसके साथ खड़ी है।
हमने एक और व्यवस्था की है। हमारे लिए बड़ा था पहले ये काम कि रक्षाबंधन पे इस कार्यक्रम को करेंगे। अभी हम अक्टूबर या नवंबर में प्रदेश की 50,000 बेटियों को जो स्नातक में पढ़ाई कर रही हैं, ऐसी 50,000 बेटियों को एक स्कूटी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। हमने प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में जहां उनका मकान है उस मकान का मालिकाना अधिकार दिया है घरौनी के रूप में, और महिला के नाम पर है। 65 लाख परिवारों को एक एक आवास दिया है। आवास की मालकिन वहां पर महिला है, यानी महिलाओं को ही उसका अधिकार दिया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के माध्यम से मां और बच्चे के पोषण को सुनिश्चित किया जा रहा है, और संस्थागत प्रसव में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जिसने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है, यानी मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाना। उज्ज्वला योजना ने रसोई से धुआं हटाया है, पक्का आवास, सिर पर पक्की छत दे करके उन्हें सुरक्षा प्रदान की है, और शौचालय ने महिलाओं के सम्मान और उनको गरिमा दी है। पहले पेंशन बिचौलिया हजम कर लेते थे, अब वो सीधे खाते में जा रही है, जनधन अकाउंट के खाते में, आपके स्वयं के खाते में जा रही है। यानी हमने महिलाओं को, आधी आबादी को केवल सुविधा नहीं दी, बल्कि उनको एक उसका ऑनरशिप दिया है, यानी उनका सम्मान मिले और उस सम्मान के साथ वे जुड़ सकें। ये चीजें उनके साथ जिस रूप में आई हैं, क्योंकि हमने इस बात को तय किया कि महिलाओं, जिस महिला की अपनी आय है उसकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, जिस महिला की अपनी पहचान है उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, और जिस महिला की आर्थिक योगदान है, परिवार और गांव की अर्थव्यवस्था दोनों उसके कारण मजबूत होती है। इसलिए हमने तय किया है कि बहनों को मजबूत करेंगे। हम डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप तैयार कर रहे हैं। 8,000 न्याय पंचायतें यूपी में हैं, इनमें से आधी डिजिटल एंटरप्रेन्योर जो होंगी वह महिलाएं होंगी। आधी आबादी के पूरे कल्याण की बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन हम आपको लिए चलते हैं गुरुग्राम, जहां पर जल प्रहार के बाद इस वक्त यहां पर रहने वाले लोगों के कल्याण की जरूरत है, और यहां की सरकार अब क्या करेगी, सवाल उनके सामने है और प्रशासन के सामने है। गुरुग्राम में सब कुछ ठप हो गया है, लोग पानी के बीच फंस गए हैं। ट्रैक्टर्स के जरिए लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। सोचिए, शहर की यह हालत है, ट्रैक्टर्स के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये कोई गांव देहात नहीं है। करोड़ों की गाड़ियां, लेकिन व्यवस्था जीरो। 3 घंटे की बारिश में ये हालात है। अगर बारिश 6 घंटे हो जाती तो फिर क्या होता? ट्रैक्टर चलने लायक भी स्थिति बचती या नहीं, ये सवाल तो पूछा जाएगा। और वाकई में गाड़ियां करोड़ों की हैं, जहां पर एक एक घर 1-1 करोड़ का हो, 1.5 करोड़ का हो, कोठी 50-50 करोड़ की, 100 करोड़ तक की जाती हो, उस शहर में गाड़ियां तो भाई लाखों की ही होगी सड़क पर। लेकिन काम कौन आ रहा है? ट्रैक्टर, क्योंकि पानी इतना भरा हुआ है। और सामने देखिए पुलिस थाना दिखाई दे रहा है मुझे, वहां पर भी स्थिति यही है, वहां भी पानी भर रहा है। बस पानी में डूबी हुई हैं। अगर बस पानी में डूब गई तो फिर गाड़ियों का क्या हाल होगा? बोनट के अंदर पानी जाने के साथ साथ इंजन ठप हो जा रहा है। अब जो बाइक भी चला रहा है, बेचारा बाइक चला नहीं पा रहा है, वो रेंग रहा है अपनी बाइक के साथ। ये परिस्थिति है इस वक्त गुरुग्राम की। अच्छा, हर बार जब बारिश हो तब इतना पानी भरे, कहीं कोई गड्ढा हो और फिर जितने अधिकारी हैं वो बैठ जाते हैं मीटिंग में।
हर बार की मीटिंग में सोल्यूशन उन्हें पता है क्या हो सकता है, और वो टाइम टेकिंग अगर है तो फिर वो टाइम टेकिंग सोल्यूशन पर काम क्यों नहीं होता? अगर मान लीजिए कि ड्रेनेज व्यवस्था को फिर से सुदृढ़ करने के लिए एक लंबा प्रोसेस आपको अमल में लाना होगा, हो सकता है उसमें 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का भी समय लगे, लेकिन क्योंकि समय लगेगा इसलिए काम नहीं होगा। अब जो ये तस्वीरें हैं, ये कितनी जायज तस्वीरें। आज अगर किसी गाड़ी का इंजन पूरी तरह से ठप हो जाता है, कोई गाड़ी बर्बाद हो जाती है, आम व्यक्ति की कमर पर अगर मार पड़ जाती है, उसकी दुकान ठप हो जाती है, तो हर्जाना कौन भरेगा? प्रशासन भरेगा हर्जाना, या यहाँ की सरकार भरेगी हर्जाना? अगर आज किसी की जान पर आफत बन जाती है तो क्या कॉम्पनसेशन से केवल काम हो जाएगा? मूसलाधार बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कें और फिर गुरुग्राम के लोग जैसे जार रो रहे हैं, ये तस्वीरें प्रशासन को भी देखनी चाहिए और सरकार को भी देखनी चाहिए, मौजूदा बीजेपी शासन को भी देखनी चाहिए, और विपक्ष यानी कि कांग्रेस जिनकी सरकारें यहां पर रही है उन्हें भी देखनी चाहिए। विकास आज की जरूरत है, विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन विकास ड्रेनेज सिस्टम को ठप करके नहीं होना चाहिए, टाउन प्लानिंग के साथ होना चाहिए। सुभाष चौक, राजीव चौक, सोहना रोड, मेदांता अस्पताल, नरसिंहपुर, शीतला माता रोड, कहां पर पानी नहीं भरा? अब जो कारण है वो आपके सामने है। पुराने नालों के ऊपर हाई राइज इमारतें खड़ी कर दी गई। अच्छा, अरावली की ढलान पर बसा हुआ गुरुग्राम शहर है, इसलिए आसपास का जितना भी बारिश का पानी आता है, भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो पानी बह करके गुरुग्राम में आकर इकट्ठा होता है, और इसलिए जो पुराना ड्रेनेज सिस्टम है वो कारगर था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके का डेवलपमेंट गुरुग्राम में हुआ है, ये तो गुड़गांव हुआ करता था ना, गुड़गांव से इसको नाम गुरुग्राम दिया गया, यही कहते हुए कि अब ये डेवलपमेंट की एक नई पहचान है, ये मिलेनियम सिटी की पहचान है। और हालत देख लीजिए इस मिलेनियम सिटी की। अब जहां जहां बारिश होती है वहां वहां पर पानी जमा, जहां जहां कॉलोनीज है उन कॉलोनीज में तालाब है। कल हुई मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि मिलेनियम सिटी रातों रात वेनिस में तब्दील हो गई। सुबह सुबह जब लोग तैयार होकर साइबर हब की तरफ बढ़े तो सड़कों का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। कार पानी में फंस गई, लोगों ने धक्का मारकर जैसे तैसे कार को बाहर निकाला। और ये हाल गुरुग्राम के हर एक इलाके का है। हर जगह ऐसी ही तस्वीरें हैं जहां गाड़ियां थम चुकी हैं क्योंकि गाड़ियों में पानी भर रहा है, पानी ज्यादा है सड़कों पर, जिसकी वजह से गाड़ियां ठप हो जा रही हैं। धक्का मारकर फिर गाड़ियों को यहां से निकाला जा रहा है। आलम यह है कि लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि बाहर निकलें तो चलने के लिए सड़क नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। और इस पानी को निकालने के लिए प्रशासन के पास कोई उपाय भी नहीं है, सरकार के पास कोई उपाय भी नहीं है। एक दूसरे की बगले झांकने का काम तो सरकार कर रही है, प्रशासन भी कर रहा है, लेकिन इन लोगों के लिए सुविधा कौन देगा? ये मूलभूत सुविधाएं हैं, ये मूलभूत सुविधाएं भी गुरुग्राम में नहीं है, तो क्या फायदा उस चकाचौंध का जिसे दिखाकर गुरुग्राम का नाम इस देश में रोशन किया जाता है, या गुरुग्राम को साइबर सिटी के तौर पर पहचान दिलाई जाती है। गुरुग्राम सोमवार और मंगलवार को लगातार 2 दिन की हुई बारिश के बाद दरिया बन गई। 2 दिन में गुरुग्राम में करीब 150 mm बारिश हुई और पूरा शहर टापू बन गया। इस दौरान हरियाणा सरकार क्या कर रही है, ये भी आप जान लीजिए। हरियाणा के सीएम नायब सैनी 24 अगस्त को मुंबई में थे, जहां उन्होंने हैपनिंग हरियाणा 2.0 की बैठक में हिस्सा लिया। गुरुग्राम डूब रहा था और सीएम साहब 66,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर साइन कर रहे थे। इस दौरान गुरुग्राम के नगर निगम के अधिकारी क्या कर रहे थे, आइए वो भी आपको बताती हूँ। गुरुग्राम के निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने आईआईटी गांधीनगर के प्रोफेसर उदित भाटिया और प्रोफेसर विवेक कापड़िया के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में नगर निगम गुरुग्राम और जेएमडीए के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही पार्षद भी शामिल हुए। शहर के जल भराव से निजात पाने को लेकर चर्चा हुई। ये चर्चा भी बड़ी मजेदार होती है। चर्चा आप करते रहिए, चाहे जितनी आपको चर्चा करनी है। हर साल की स्थिति फिर वही है, और मजे की बात यह है इन अधिकारियों की नौकरी भी नहीं जाती, यहां से वहां ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? 66,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर करना ठीक है, आप विकास की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है,
लेकिन विकास की जो मूलभूत आवश्यकता, जिस धरातल पर विकास होता है, वो आपकी सड़क है, वो बिजली है, वो पानी है, वो सड़कें हैं। अगर सड़कों पर गड्ढा होगा और कमर तक पानी भरा होगा तो क्या खाक विकास होगा? गुरुग्राम का सुभाष चौक सबसे व्यस्त इलाका माना जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ पानी ही पानी है। तस्वीर आप देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। देखिए जगह बदल रही है, मैं जगह के नाम बदल रही हूँ, लेकिन तस्वीर नहीं बदल रही। हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो पूरी तरीके से लचर हैं। इस ट्रैफिक में स्कूल की बसें फंस रही हैं, स्कूल वैन फंस रही हैं, दफ्तर आने जाने वाले लोग फंस रहे हैं, लेकिन प्रशासन को या सरकार को शायद इन तस्वीरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सब कोई आंखें मूंद कर बैठा हुआ है और सिर्फ अपनी अपनी मजबूरियों का रोना रो रहा है।